नमस्कार। मार्केट तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा नीचे आ चुका है। आगे क्या हो सकता है, किस प्रकार की मूव मार्केट में आ सकती है, उसके बारे में बहुत सारे डिस्कशन हमने ऑलरेडी कर रखे हैं। बट इस मार्केट का फायदा तो हमें उठाना है। उसको रिलेट करके हम कौन से सेक्टर में एंटर कर सकते हैं। अब सबसे स्मार्ट डिसीजन कौन लेता है? एफआईज लेते हैं। एफआईज ने पैसा निकाला, इसीलिए मार्केट थोड़ा प्रेशर में आ रहा है। एफआईज ने पैसा ऐड किया, इसीलिए मार्केट ऊपर जा रहा है। ये सिंपल लॉजिक मार्केट में हमने बहुत ज्यादा सोचा है या बहुत ज्यादा देखा भी है। बट कभी आपने सोचा है कि अगर एफआईज सेम स्टॉक में इन्वेस्ट करें, जिसमें हम भी अगर इन्वेस्ट करें, तो क्या हम अच्छे कैपिटल गेन निकाल सकते हैं? क्या हमें भी अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं? उसके बारे में हमें थोड़े सोचना होगा। एफआईज ऐसे ही कोई स्टॉक में क्या इन्वेस्ट करेंगे? बिल्कुल भी नहीं। हमें एक थीम सोचनी होगी कि अगर मुझे लगता है इंडिया की ग्रोथ होने वाली है, तो कौन से सेक्टर ग्रो हो सकते हैं, कौन सा सेगमेंट, कौन सी कंपनी, किस प्रकार की कंपनी ग्रो हो सकती है, उसके बारे में डिस्कस करना पड़ेगा। सबसे पहले मैं एक स्टोरी बता देता हूं आपको कि अभी इंडिया की ग्रोथ होने वाली है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रो करना ही होगा। बट सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रो होगा क्या? बिल्कुल भी नहीं होगा। अभी फिलहाल अगर हम बात करें तो ज्वेलरी की ग्रोथ बहुत अच्छी हो रही है, उसमें गोल्ड की ग्रोथ बहुत अच्छी हो रही है। क्या आपने देखा है बहुत सारे स्टोर्स ज्वेलरी वाले आज भी गोल्ड टॉप पे है, मतलब अप्रोक्सीमेटली 80,000 क्रॉस करके गोल्ड ऊपर जा चुका है, फिर भी लोग भीड़ लगा रहे हैं। रीजन क्या है? लोगों को गोल्ड बाय करना ही है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि यार गोल्ड डबल हो रहा है, ट्रिपल हो रहा है। आप बहुत बड़ा वहम में हो। रीजन बिहाइंड दैट मैं आपको बता देता हूं कि गोल्ड की जो ग्रोथ है ना, वो अप्रोक्सीमेटली 8-9-10% से होती है, उससे ज्यादा बिल्कुल भी नहीं होती है। स्टैंडर्ड ग्रोथ 9% के आसपास आ जाती है। अगर आप चेक करोगे कि अभी गोल्ड 1 लाख पे जाने वाले, हाँ डेफिनेटली जाएगा ना। 3 सालों के अंदर गोल्ड इजीली 1 लाख क्रॉस कर सकता है। रीजन बिहाइंड दैट कि अगर 8-10% से भी ये बढ़ता जाएगा तो इजीली वो 20,000 और एक्स्ट्रा उसमें ऐड हो ही जाएंगे। सो 2.5 साल के अंदर या 3 साल के आसपास इजीली गोल्ड 1 लाख क्रॉस करके ऊपर जाना चाहिए। सो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बट यहाँ पे अगर हम देखें तो गोल्ड की ज्वेलरी में कमीशंस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। 30%, 40%, 50%, 100% तक इसमें आपको मेकिंग चार्जेस देने होते हैं। बट और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं बता देता हूँ, एक सेगमेंट इंडिया में बढ़ रहा है। अगर वो सेगमेंट बढ़ेगा ना, तो बहुत ज़्यादा पैसा ये लोग कमा लेंगे। क्यों कमा लेंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। आप यूएस में जाओ, यूरोप में जाओ, आपको समझ में आ जाएगा कि जो भी गोल्ड की ज्वेलरीज होती है ना, उस पर प्राइस होती है। आई डोंट केयर उसमें क्या है। मैं अगर ये माउस यूज कर रहा हूँ ना, मुझे क्या पता है भाई साहब इसमें क्या क्या भरा है, कौन से क्वालिटी का भरा है। ये माउस मुझे 1,000 में बेचना है, ये माउस मुझे 20,000 में बेचना है। लेना तो लो, नहीं तो छोड़ दो। कितना परसेंट है, क्या है, प्योरिटी क्या है, कोई लेना देना नहीं है। सेम यूएस में होता है कि ये गोल्ड रिंग मुझे बेचनी है, ये 1 लाख की है। इंडिया में क्या होता है कि भाई साहब इसका वेट करके दिखाओ, प्योरिटी कितनी है दिखाओ, फिर मैं परचेस कर लूंगा। वहां पे ये सिनेरियो नहीं है कि हमने इसका डिजाइन बनाया है, ये डिजाइन है, ये प्रोडक्ट है, परचेस करो, इसकी प्राइस ये है। वहां पे किसी भी प्रकार का वेट चेक करना या फिर वेट के हिसाब से इसमें गोल्ड कितना है, गोल्ड का प्राइस कितना हुआ, फिर उस पर आपने मेकिंग चार्जेस कितने लगाए और फिर मुझे बेच कितने में रहे हो, इतना ज्यादा कैलकुलेशन बिल्कुल भी नहीं होता है। वहां पे सिंपल कैलकुलेशन है कि ये ज्वेलरी है, इसकी इतनी प्राइस है। यही सेम चीज इंडिया में अभी ट्रेंड हो रही है। सो इंडिया में ये जो ज्वेलरी परचेस करने वाली कैटेगरी है, वो हाई इंडिविजुअल नेटवर्थ वाले लोग होते हैं या बहुत बड़ा अल्ट्रा रिच सेगमेंट एक है, वो लोग वहां पे जाते हैं। सो सिंपल वे में आपको मैं बताना चाहता हूँ कि वो सेगमेंट धीरे धीरे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है कि एकदम यूनिक ज्वेलरी, एकदम बढ़िया क्वालिटी की ज्वेलरी, एक नंबर दिखने में मुझे चाहिए, ताकि मैं ओवरऑल सोसाइटी में बढ़िया लगूं या ओवरऑल फंक्शंस में मैं यूनिक दिखूं। उसके ऊपर कारागरी में बहुत ज्यादा स्पेंडिंग किया होता है। सो वहां पे वो मैटर नहीं करता कि कितना गोल्ड इसमें है या सिल्वर है या कोई भी XYZ डायमंड आपने यूज करे, उसकी एक प्राइस होती है, इतने प्राइस में आपको इसको परचेस करना है। और वो कैटेगरी यहाँ पे बढ़ती हुई नजर आ रही है। और ये जो लोग परचेस करने वाले होते हैं ना, ये छोटे मोटे स्टोर में बिल्कुल भी नहीं जाते। ये लोग कहाँ जाते हैं? एक चेन में जाते हैं। बड़ी चेन होनी चाहिए, बड़ा स्टोर होना चाहिए, बड़ा ब्रांड, बड़ा नाम होना चाहिए, तभी ये लोग वहां पे चले जाते हैं। सो मिडिल क्लास लोगों की थिंकिंग भी अभी वही हो रही है कि जो भी मुझे परचेस करना है, बड़े स्टोर में परचेस करना है, एक चेन में परचेस करना है, ताकि थोड़ा ट्रस्ट आ सके कि ये लोग बहुत ज्यादा झोल अपने साथ नहीं कर सकते। इसीलिए कुछ स्टॉक्स हमने यहाँ पे चूज करे हैं जो एफआईआईज वहां पे बाइंग बहुत ज्यादा कर रहे हैं। जो भी स्टॉक मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, कोई भी बाइंग सेलिंग का रिकमेंडेशन है, जस्ट आई वांट टू शेयर दिस इंफॉर्मेशन कि यहाँ पे एफआईआईज की इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है और ओवरऑल मार्केट से एफआईआईज पैसा निकाल रहे हैं। इसीलिए ये कुछ स्टॉक है जो स्टेबल हमें नजर आ रहे हैं। जहां पे पहला स्टॉक है जिसका नाम है थंगामाइल ज्वेलरी लिमिटेड। इसका मार्केट कैप 6,100 के आसपास है, जहां पे पीई रेशो
50 के आसपास नजर आता है। फिर भी इसका इंडस्ट्री पी अगर आप देखो तो आपको समझ में आ जाएगा कि इंडस्ट्री पी 38 के आसपास है, थोड़ा ये ओवर वैल्यूड है एज कंपेयर टू इंडस्ट्री पी, बट होगा। रीजन बिहाइंड दैट कि इनकी जो सेल्स ग्रोथ है 3 साल की 28% की है, विच इज थोड़ा हायर साइड, बढ़िया है, कोई इशू इसमें नजर नहीं आ रहा है। जहां पे लाइफ टाइम हाई इसका अगर आप गोल्ड का देखो ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि 80,500 को लाइफ टाइम हाई इसने ऑलरेडी लगा दिया है। फिर भी लोग डेफिनेटली बाइंग कर रहे हैं, उसमें अब दिवाली है तो उसका इंपैक्ट इस पे होने ही वाला है। ब्रॉडर लेवल पे मैं डिस्कस करना चाहता हूं, बहुत ज्यादा मैं अंदर नहीं घुसने वाला स्क्रिप्ट के अंदर, सिर्फ मैं आपको बताना चाहता हूं कि 3.5% से एफआईज ने होल्डिंग बढ़ा दी है। कंपनी अब खुद का एक्सपांशन करने में लग चुकी है, 50 प्लस ऑलरेडी इनके स्टोर्स है जो कि तमिलनाडु के अंदर ये काम कर रहे हैं, बट चेन्नई में इन्होंने बहुत ज्यादा एक्सपांशन नहीं किया है। कुछ ऐसे अनटैप्ड इनके एरियाज है जहां पे ये टारगेट करना चाहते हैं। चेन्नई जैसे एरिया में या शहर में इन्होंने प्लान किया है कि बड़े बड़े फ्लैगशिप स्टोर ओपन करने हैं इनको। अप्रोक्सीमेटली इन्होंने जो कैपेक्स किया है ना वो 400 करोड़ का किया है। इन 400 करोड़ में ये लोग ओवरऑल 9 आउटलेट ओपन करना चाहते हैं, और ये 9 आउटलेट छोड़ के बहुत सारे स्टोर को इनको मॉडिफाई करना है, अपग्रेड करना है, उनके जो ज्वेलरीज है उनमें एसकेयूज बढ़ाने हैं, मतलब नंबर ऑफ आइटम्स वो भी बढ़ाने हैं और उनको इंप्रूव भी करना है, सो दैट वहां पे वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं। 400 में से 175 करोड़ ये लोन लेंगे, बाकी सारा खुद से मैनेज करने वाले हैं। और वो कहां से करते हैं बहुत बार मैंने डिस्कस किया है, वो अभी यहाँ पे हम डिस्कस नहीं करेंगे। अगला जो बात कर रहे हैं हम मेटल की, क्योंकि गोल्ड भी एक मेटल है, सो और एक इंपॉर्टेंट मेटल, मैं प्रेशियस मेटल नहीं बोलूंगा, इंपॉर्टेंट मेटल बोलूंगा, जो कि मॉइल नाम की एक कंपनी है जो गवर्नमेंट रिलेटेड ही कंपनी है, जिसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। गवर्नमेंट की ही कंपनी है, 7,000 करोड़ का मार्केट कैप है जिसका, जहां पे पीई रेशियो आपको 20 के आसपास नजर आ जाता है, और इंडस्ट्री पी भी ऑलमोस्ट 20 ही है। बट एक कंसर्न है मुझे यहाँ पे, सेल्स ग्रोथ जो होनी चाहिए वो यहाँ पे नहीं है। 7% के आसपास इनकी सेल्स ग्रोथ है, जो कि और ज्यादा बेटर हो सकती थी, बट अगर गवर्नमेंट करना चाहे तो बहुत नेक्स्ट लेवल इनकी सेल्स ग्रोथ हो सकती है। इसके पीछे का रीजन मैं बता देता हूं। ये करते क्या है, ये मैंगनीज ओर में काम करते हैं। अब ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मिनरल है। मैंगनीज ओर कहां पे यूज होता है, बहुत सारे उसके यूज केसेस हैं, उसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं। इसका फायदा होता है स्टील मेकिंग में, एलॉयज में, बैटरीज में, फर्टिलाइजर में, ग्लास मेकिंग में और पिगमेंट में भी। सो बहुत सारे यूज केस है, बहुत सारे प्रोडक्ट में इसका यूज होता है, इस्तेमाल होता है। एक सिंपल यूज केस मैं बता देता हूं। अगर कोई मेटल का प्रोडक्ट मुझे बनाना है, वहां पे हम अगर मैंगनीज ओर डाल देते हैं तो उनके प्रॉपर्टीज में और थोड़ा बेटर इंप्रूवमेंट हमें नजर आता है। और ज्यादा बेटर मेटल बनाने के लिए, उसका कॉम्पोजिशन और बेटर बनाने के लिए आयरन ओर का यूज भी होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बैटरीज, अब जो मॉडर्न बैटरीज, लिथियम आयन बैटरीज, उसमें इसका यूज होता है। बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल अभी बन रहे हैं तो वहां पे भी बहुत ज्यादा मैंगनीज का यूज होने वाला है। सो ये जो प्रोडक्ट है या ये जो बेस मेटल है, ये बहुत ज्यादा आगे जाके डिमांड में रहने वाला है। सिर्फ मैटर यही करता है कि ये लोग किस प्रकार से खुद को एक्सपांड करेंगे। अगर ये इतने बड़े मार्केट को टारगेट कर पाए तो डेफिनेटली बहुत बड़े स्केल पे ये ग्रोथ दिखा सकते हैं। मॉइल का ना 53% मार्केट शेयर नजर आता है। सो सबसे ज्यादा बड़ा प्लेयर अभी मार्केट में यही है। सो 4 डिफरेंट ग्रेड के मैंगनीज ओर आते हैं, जहां पे हाई ग्रेड होता है जो कि फेरो मैंगनीज होता है, लो ग्रेड होता है फॉर ब्लास्ट फर्नेसेस, क्योंकि ब्लास्ट फर्नेसेस में लो ग्रेड ही यूज करना पड़ता है, जो मैंने मिक्सिंग की अभी थोड़ी देर पहले बात करी थी आपसे। मीडियम ग्रेड होता है फॉर सिलिकॉन मैंगनीज, और उसके साथ साथ डाइऑक्साइड ग्रेड होता है फॉर द सेल एंड केमिकल, दोनों के लिए यूज होता है। बट जिस प्रकार से हम बात कर रहे थे कि कंपनी अगर बड़ी हो पाई तो, मतलब ये जो बड़ा मार्केट है उसको ये टैप कर पाए तभी ये ग्रो हो पाएंगे, अदरवाइज बिल्कुल भी नहीं हो पाएंगे। सो मेरे हिसाब से उनका प्लान तो चल रहा है, क्योंकि कैपेक्स इन्होंने कर रखा है अप्रोक्सीमेटली 2500 करोड़ का। 2500 करोड़ एक्सपेंशन के लिए इन्वेस्ट करने वाले हैं। उसके साथ साथ अभी फिलहाल ये लोग 1.5 मिलियन मेट्रिक टन कर रहे हैं, उससे बढ़ के ये लोग सीधा और ऐड करेंगे 3.5 मिलियन मेट्रिक टन, विच इज नियर अबाउट 5 मिलियन मेट्रिक टन। सो जो ये लोग कैपेसिटी बढ़ाने वाले हैं, 2x से कैपेसिटी और ज्यादा इनकी बढ़ जाएगी, मोर देन 2x। इसका मतलब यह है कि कंपनी नेक्स्ट लेवल ग्रो हो सकती है। अगर इन्होंने अपने टारगेट अचीव किए तो बहुत बड़े लेवल पे इनका काम हो सकता है। लिथियम आयन बैटरीज के लिए इसका अगर यूज होने वाला है या हो भी रहा है, बहुत ज्यादा डिमांड है इसकी, इंडिया में भी कुछ सोर्सेस इनके बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अगर वो भी बहुत बड़े स्केल पे ये लोग टारगेट करेंगे तो ब्लास्ट हो सकता है। बट
कंसर्न यही है कि गवर्नमेंट वाली कंपनी है, किस प्रकार से मूव करेंगे, किस प्रकार से बढ़ेंगे, वो थोड़ा कंसर्न मन में हो सकता है। सो उसको थोड़ा टारगेट करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, उसकी हालचाल आपको समझ में आ जाएगी, उसके बाद आप इस स्टॉक के बारे में सोच सकते हो। बट अगेन कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। सो आप गोल्ड खरीद रहे हो, मैग्नीज ओर के बारे में डिस्कस कर रहे हो, आपके पास पैसा इन्वेस्ट करने के लिए, इसका मतलब क्या है, आपके पास कार तो होनी चाहिए। सो ऑटोमोबाइल सेक्टर में अच्छी खासी ग्रोथ नजर आ रही है, जहां पे ASK ऑटोमोटिव लिमिटेड ये जो कंपनी है वो भी अप्रोक्सीमेटली 8,000 करोड़ की कंपनी है। मैंने बार बार आपको बोला कि ये जो सेगमेंट में टारगेट कर रहा हूं, मैं छोटी छोटी कंपनियां टारगेट कर रहा हूं जो नेक्स्ट लेवल ग्रोथ दिखा सकती है, क्योंकि ये जो कंपनी है इनकी सेल्स ग्रोथ अगर आपने देखा ना तो 25% से ये लोग ग्रो कर रहे हैं CAGR। लास्ट 3 इयर्स की मैं ग्रोथ आपको बता रहा हूं। इसका मतलब सिंपल है कि अगर ये लोग एग्रेसिवली एक्सपांड करें तो बहुत नेक्स्ट लेवल ग्रोथ इनकी दिख सकती है, जहां पे स्टॉक का पी 41 है और इनका इंडस्ट्री पी 30 के आसपास है, थोड़ा हायर साइड है, बट जिस प्रकार से ये ग्रो कर रहे हैं वो पी आपको प्रीमियम ही मिलने वाला है। कंपनी करती क्या है, तो अप्रोक्सीमेटली कंपनी का जो मेजरली रिवेन्यू जनरेट होता है वो है AB सिस्टम से 38%। ये होता है एंटी ब्रेकिंग सिस्टम, जहां पे एडवांस लेवल के एंटी ब्रेकिंग सिस्टम्स बनाते हैं, जहां से 38% रेवेन्यू इनका जनरेट होता है। एल्यूमिनियम लाइट प्रेसिजन से 43%, व्हील असेंबली से 13.5% और सेफ्टी कंट्रोल से 3.5% का रेवेन्यू इनका जनरेट होता है। इनोवेशन में काम कर रहे हैं। टू व्हीलर्स के सेगमेंट में इनका एडवांस ब्रेकिंग सिस्टम कंपनी जो बनाती है उसका सेल बहुत अच्छा होता है। ब्रेकिंग शू इंडिया में ये बनाने वाली लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग करने वाली कंपनी आप इसको बोल सकते हो। 51% इनका मार्केट शेयर वहां पे है। सो दैट समझ जाना कि बड़े बड़े जाइंट्स इनके कस्टमर है, जैसे सुजुकी हो, TVS हो, यामा हो, बजाज, रॉयल इनफील्ड, ये सारे इनके कस्टमर्स नजर आते हैं। पैसा बहुत ज्यादा आ गया, कार ले ली, बहुत पैसा आने की वजह से बहुत सारी बीमारियां आ जाती है, कार ले ली तो एक्सीडेंट के चांसेस हो जाते हैं। चलो यार, इतना भी बहुत ज्यादा नेगेटिव नहीं बोलना है, बट एक चीज समझ लेना कि अगर इंडिया का ट्रेंड आप देखोगे ना तो धीरे धीरे लोग MD के पास जाना प्रेफर कर रहे हैं, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में जाना प्रेफर कर रहे हैं, एक एक्स्ट्रा एक्सपर्टीज के पास जाना प्रेफर कर रहे हैं। जब हम बचपन में देखते थे ना कि एक ही डॉक्टर होता था, उनको सारी चीजें उनके पास ही जाती, हड्डी टूट गई उनके पास जाओ, जुकाम हुआ उनके पास जाओ, बहुत ज्यादा कुछ इमरजेंसी केस है तो भी उनके पास जाओ, क्योंकि इतनी ज्यादा फैसिलिटीज छोटे छोटे गाँव में अवेलेबल नहीं थी। बट अब सिचुएशन चेंज हो चुकी है। इसमें बहुत ज़्यादा मेजर कंट्रीब्यूशन किसने किया है पता है, मतलब हेल्थ इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, हेल्थ बहुत ज़्यादा लोग कॉशियस हो रहे हैं। हेल्थ के ऊपर मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया, मैं आपको प्लीज़ एक बार बताना चाहता हूँ कि हेल्थ इंश्योरेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है, क्योंकि सबसे बड़ा वेल्थ डिस्ट्रॉयर होता है आपका हॉस्पिटल। एक आपका डिजीज आपकी पूरी वेल्थ जीरो कर सकता है। सो प्लीज़ एक बार अपना हेल्थ और टर्म इंश्योरेंस कंसीडर कर लेना। अगर इसमें आपको कोई हमारी हेल्प चाहिए ना तो डेफिनेटली हम करेंगे, इस नंबर को कॉल कर सकते हो। इन्वेस्टमेंट करना हो, हेल्थ टर्म इंश्योरेंस वगैरह आपको चाहिए, प्रॉपर आपका फाइनेंशियल प्लानिंग करना हो तो हम हेल्प करेंगे, डेफिनेटली आप कॉल कर सकते हो। सो हॉस्पिटल चेन में क्या हो रहा है ना, अभी फिलहाल गवर्नमेंट की बहुत सारी योजना है, महात्मा फुले योजना हो या PM योजना हो, बहुत सारे योजनाएं अभी अलग अलग नाम से चलती है, जहाँ पे आपके ऑपरेशंस का जो खर्चा है ना वो गवर्नमेंट उठाता है। कहाँ पे 1 लाख मिलता है, कहीं पे 50,000 मिलेंगे, कहीं पे 30,000 का लिमिट होता है, कहीं पे 5 लाख का लिमिट होता है। सो ये सारा जो स्पेंडिंग है ये स्पेंडिंग गवर्नमेंट करता है, और ये जो पैसा किसको मिलता है, हॉस्पिटल को मिलता है। और डेफिनेटली आपको पता है कि ये मास लेवल पे काम करते हैं, डेली 2, 5, 10, 20 ऑपरेशन होते रहते हैं और बड़ा रेवेन्यू जनरेट होता है गवर्नमेंट की ओर से। एक पहला फायदा, कस्टमर का रोने का नाम ही नहीं होगा। रीजन क्या है कि कस्टमर के जेब से पैसा तो नहीं गया, इनका टेंशन ही नहीं है, कस्टमर से पैसा वसूल करो, उनके पीछे लोगों कोई टेंशन नहीं है, गवर्नमेंट पैसा दे देगा, अपना धंधा चलता जाएगा। बट यहाँ पे होता यह है कि बहुत सारे लोगों के पर्सनल इंश्योरेंस भी होते हैं। अगर पर्सनल इंश्योरेंस भी है तो वहां से भी आपको पैसा आने वाला है, तो क्लाइंट को बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती है। सो यहाँ पे बात करते हैं कंपनी की, यथार्थ हॉस्पिटल। इनका जो सेल्स ग्रोथ है ना, बहुत तगड़ी सेल्स ग्रोथ है। मैं इतनी बढ़िया सेल्स ग्रोथ में बोल रहा हूं कि निग्लिजिबल कंपनियां कर पाती है। अप्रोक्सीमेटली इनका 3 साल का सेल्स ग्रोथ 43% का है, जहां पे 5 साल की सेल्स ग्रोथ 47% के नजर आ रही है। बहुत छोटी कंपनी है, 5,000 करोड़ की कंपनी है, बट ओवरऑल ग्रोथ जो है ना वो जबरदस्त है। 7 सालों में 37% की सेल्स ग्रोथ कंपनी ने दिखाई है, वो इतना आसान नहीं है। इनका पी 42 है, जहां पे इंडस्ट्री पी 55 है। मतलब इतना बढ़िया नंबर होने के बावजूद भी इंडस्ट्री पी से सस्ता ये स्टॉक मुझे मिल रहा है। इसका मतलब जाके दौड़ के बाय करने की जरूरत नहीं है, आप खुद एनालिसिस करो और मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ बढ़िया स्टॉक इन सारों में से कौन सा है।
ये जो हॉस्पिटल्स है ना इनके वन ऑफ द लार्जेस्ट हॉस्पिटल है यूपी और दिल्ली के अंदर। गवर्नमेंट स्कीम से इनका 37% रेवेन्यू जनरेट होता है, मतलब ऑलमोस्ट आधे से थोड़ा कम रेवेन्यू जो आता है ना, सारा पैसा आता है वो गवर्नमेंट से ही आता है, क्योंकि गवर्नमेंट के स्कीम के ऊपर बहुत ज्यादा काम करते हैं। इंश्योरेंस पर्सन से 27% रेवेन्यू जनरेट होता है। ऑलमोस्ट 65% जो रेवेन्यू आता है ना वो कस्टमर के जेब से नहीं आता। 37% गवर्नमेंट पे करता है, 27% इंश्योरेंस वाली कंपनियां पे करती है। तो यहाँ पे विन विन सिचुएशन है, कस्टमर को कोई टेंशन नहीं है, सिर्फ जाना है, एडमिट होना है, घर निकल जाना है बस। पैसा वसूल कौन करेगा? हॉस्पिटल करेगा। कहाँ से करेगा? इंश्योरेंस वाली कंपनी से करेगा। सो यहाँ पे सिक्योरिटी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। सेल्फ पेयर्स जो होते हैं ना वो सिर्फ 37% है, मतलब 37% लोग जेब से पैसा देते हैं, बाकी सारे बिल्स जो आते हैं ना इनके वो गवर्नमेंट से या इंश्योरेंस वाली कंपनियों से आते हैं। 120 करोड़ इन्होंने यूज किया है एक्विजिशन के लिए न्यू हॉस्पिटल्स। जो न्यू हॉस्पिटल्स हैं उनको एक्वायर भी करते हैं। सीधा कंस्ट्रक्शन करने की जरूरत नहीं है, बनाने की जरूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सीधा हॉस्पिटल एक्वायर करो, बोर्ड चेंज करो, धंधा चालू हुआ। इस प्रकार से लोग बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। 1.5% स्टेक एफआईएस ने यहाँ पे बढ़ा दिए हैं, सो दैट समझ जाना कि कंपनी में क्या चल रहा होगा। अगला स्टॉक है श्रीराम पिस्टन एंड रिंग्स लिमिटेड। ये भी 8,800 करोड़ के आसपास की ही कंपनी है, जहां पे पी रेशो इनका सिर्फ 19 के आसपास है, बट इंडस्ट्री पी 30 के आसपास नजर आ रहा है। सो इंडस्ट्री पी से भी ये सस्ता है। जहां पे सेल्स ग्रोथ है इनकी 24% की। अब पिस्टन एंड रिंग्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है एक व्हीकल के अंदर। एक चीज समझ जाना, इंजन के अंदर जो भी स्पेयर पार्ट होते हैं ना, हेवीली फ्लेमेबल एरिया में होते हैं, वहां पे वो पिघल सकते हैं, इरोड हो सकते हैं, ब्रेक हो सकते हैं, एक्सपांड हो सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं। इन सारी चीजों से आपके इंजन के ऊपर इम्पैक्ट आता है। क्या आपने कभी सोचा है कि इतने साल से हम इंजन चला रहे हैं, इंजन क्या होता है पता है आपको? एक पिस्टन होता है, वहां पे फ्यूल आता है, फ्यूल बर्न होता है, ब्लास्ट होता है, उस वजह से आपका पिस्टन ऊपर नीचे होता है, एंड दैट्स व्हाई आपकी व्हीकल रन होती है एकदम बेसिक लैंग्वेज में। अब यहाँ पे दिक्कत यह है कि इतना हेवी टेम्परेचर के अंदर आपके मेटल ने खुद को सस्टेन करना है रोज के रोज, मल्टीपल टाइम्स, और ऐसे सालों साल। ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक व्हीकल के अंदर। अगर कोई भी आदमी आ जाए और बोल जाए कि भाई साहब मैं पिस्टन बना के आपको दे देता हूं, ऐसा नहीं होता है। सालों साल टेस्टिंग होती है। कुछ मैन्युफैक्चरर के साथ हमारी बातें चलती रहती है कि उन्होंने बोला कि हमने फैक्ट्री सेटअप कर दी, मैन्युफैक्चरिंग कर दिया, सबको प्रोडक्ट बढ़िया लगा, बट एक्चुअल काम चालू करने में हमारे 3 साल निकल गए। क्यों पता है आपको? कंपनी ऑर्डर देती है आपसे, 2, 4, 5, 10 पीसेस मांग लेती है, उसका टेस्टिंग चालू होता है, फिर फिटिंग होता है, इंजन में टेस्टिंग होता है, और ये टेस्टिंग सालों साल चलता है। आज प्रोडक्ट बना लिया और 1 साल में बढ़िया चल रहा है, मतलब कल से मैन्युफैक्चरिंग कर लिया, 1 करोड़ 2 करोड़ पीस बना के दे दिया, ऐसे बिल्कुल नहीं होता है। इसमें एक साइकिल होती है। सो नया जो बंदा यहाँ पे इस बिजनेस में उतरने वाला है उसको बहुत सारे लिमिटेशंस है, तो यहाँ पे एक्सपर्टीज बहुत ज्यादा जरूरी है। सो ये जो काम कंपनी कर रही है उनका रेवेन्यू जो है वो OEM से 51% आ रहा है, एक्सपोर्ट 20%, आफ्टर मार्केट 26%, नॉन ऑटो एप्लीकेशन 3% आ रहा है। 45 प्लस कंट्री में ऑलरेडी इनका काम चल रहा है, जहां पे यूरोप है, US है, मिडल ईस्ट है, एशिया है, अफ्रीकन कंट्रीज यहाँ पे इंक्लूडेड है। BS6 वाले इंजन में भी ये लोग काम कर रहे हैं। ये लोग बहुत बड़ा काम इस लेवल पे कर रहे हैं कि आपको समझना चाहिए कि एक प्रोडक्ट मैंने बना दिया, कंसिस्टेंटली नए नए डिमांड इस बिजनेस में आ रहे। BS4 था, BS6 था, अब होता यह है ना कि पुरानी टेक्नोलॉजी चेंज हो गई, आपका प्रोडक्ट भी चेंज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। R&D बहुत ज़्यादा यहाँ पे मैटर करता है, इंप्रूवमेंट्स बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं, इनोवेशन बहुत ज़्यादा मैटर करता है, तभी आप इस कॉम्पिटेटिव मार्केट में टिक पाओगे, अदरवाइज आपको ही आपके यहाँ ताला बनाना पड़ेगा। सो कंपनी जिस प्रकार से टेक्नोलॉजी चेंज होती है उस प्रकार से चेंज भी हो रहे हैं, विच इज काबिले तारीफ थिंग। इसीलिए 2.5% स्टेक इसमें FIS के बढ़ चुके हैं। फिर एक बार बोलता हूं, कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ एजुकेशन पर्पज के लिए ही मैं ऐसे सारे स्टॉक आपके साथ डिस्कस करता रहता हूं। आपको इनमें से कौन से स्टॉक्स बेस्ट लगे मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। जो भी आपको हमारी हेल्प चाहिए इस नंबर को कॉल करके आप ले सकते हो। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, क्योंकि ऐसे वीडियोस बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, रिसर्च करने में मेहनत लगती है, और आपके सामने प्रेजेंट करने में और ज़्यादा मेहनत लगती है। सो आई होप कि उसको आप अप्रिशिएट करोगे और लाइक करके मैक्सिमम लोगों तक शेयर करोगे, और चैनल को सब्सक्राइब करना फ्री है भाई साहब, इसीलिए तो आपको नए नए वीडियोस देखने मिलेंगे ना। सो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी प्रेस करके रख देना। धन्यवाद। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे पॉजिटिव।